हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज पार्ट 2 में जो 50 प्लस क्वेश्चंस और हैं उनको भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट हैं 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ का। देखिए आपको अच्छी तरीके से कल भी जैसे स्टूडेंट्स ने लाइव के दौरान देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है चैट में भाग लिया था, चैट में देखिए जवाब देने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में भी आप देखिए अगर सवालों को देखते हैं तो आप कितने टाइम में उनका जवाब देते हैं। देखिए तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखिए शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। देखिए शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइव के दौरान जुड़ेंगे और आप देखिए आपको कंपटीशन यहाँ पर फेस होगा। आपको जवाब देने में पता चलेगा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, कौन जल्दी दे रहे हैं, तो कंपटीशन का आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो देखिए इसको वीडियो को शेयर कर दें आप। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन देखिए 100% आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एलॉय सोल्डर। देखिए सोल्डर अलॉय में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सोल्डर अलॉय में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं। देखिए देखिए जो सोल्डर होता है वो दो चीज़ों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। एक होगा लेड और एक टिन। एक होता है लेड प्लस टिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सोल्डर होता है। क्या होता है, सोल्डर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, सोल्डर का क्या आएगा, लेड और टिन। जो देखिए जो अलॉय होते हैं कई बार इनकी कंपोजिशन पूछी जाती है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर भी इसी का एक पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है लेड प्लस टिन। दूसरा मेटल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए आप कौन सा मेटल देखिए यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है, पर देखिए सिल्वर बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसलिए उसका हम तार जो है नहीं बना सकते। इसलिए इसका सही आंसर आएगा डी, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम और कॉपर, ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम और कॉपर के हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप 18 होता है, देखिए ग्रुप 18 देखिए जिसमें आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन इस तरीके के आपके एलिमेंट होते हैं। तो आपको मैं बताऊं इस ग्रुप की आपको वैलेंसी बतानी है। तो इस ग्रुप की वैलेंसी होती है 0, क्योंकि इनके लास्ट सेल में यानी मानिए आप ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और पहली सेल में हीलियम के 2 पूरे होते हैं, तो इनकी वैलेंसी तो कंप्लीट होती है। तो इसलिए देखिए इनके आउटर सेल में देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा ऑप्शन में, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एलिमेंट जिनके यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 5, 9, 12, 36। आपको बताना है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो तत्व है वो इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो 36 यहाँ पर है, 2, 8, 8 यहाँ पर 2, 8, 8 फिर 18। तो यहाँ पर देखिए 36वां जो आपका एलिमेंट है वो आपका नोबल गैस है। कैसी गैस है, नोबल गैस है। कैसी गैस है, नोबल गैस है। और ये जो नोबल गैस है ये स्टेबल होती है क्योंकि इसके आउटर सेल में सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल रहते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, कौन सा एलिमेंट यहाँ पर सुटेबल है, कौन सा सुटेबल है, ए आपका 5 है, बी आपका 9 है, सी आपका 12 है और डी आपका 36 है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैं आपको करा रहा हूँ। और देखिए आप अगर बुक्स देखते हैं, अगर आप बुक्स देखते हैं फिर आप कहेंगे बुक्स में देखिए, अगर आप अरिहंत की देखिए बुक देखते हैं तो अरिहंत में काफ़ी देखिए हाई लेवल दे रखा है। और मैं आपको बता दूं अगर आप उस इतना हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखिए अरिहंत पर यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है। अगर आप हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, पर जब आपको पता है कि पेपर देखिए मॉडरेट आएगा, मीडियम आएगा, तो आपको देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर रहने जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज, जो हाइड्रोजन है उसका आप उपयोग करते हैं व्हीकल के फ्यूल में नहीं, वहाँ पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल में नहीं, रॉकेट फ्यूल में। कहाँ यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल में आप इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का। अब देखिए द रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन, यानी देखिए सन आपके कौन से रिएक्शन करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न, मैंने आपको बताया था फ्यूज़न रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है, फ्यूज़न,
न्यूक्लियर फ्यूजन। और एटॉमिक बम में कौन सी होती है? फिजन होती है। एटॉमिक बम में फिजन आपकी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन रिएक्शन होती है। पर फ्यूजन किस में होगी? सन में। ये किस में होती है? सन में। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है? आपके दो न्यूक्लियस मिलकर एक तीसरा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरीके से आपका फ्यूज होके दो चीज़ें एक बन जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या आएगा आंसर? न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर आंसर आएगा ए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन के लिए आप कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं? यूरेनियम। कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे आप? यूरेनियम। कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? यूरेनियम का फ्यूल यूज़ करते हैं। और जो भी लाइव चैट के दौरान है तुरंत यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें। जब तक मैं आपका यहाँ पर आंसर लगाता हूँ तब तक आप देखिए यहाँ पर आंसर लगाने की पूरी कोशिश करें। देखिए, द सब्सटेंस हुज वेपर्स आर यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट। देखिए, आपने पढ़ा है क्लास 10th में ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट। इसमें आप देखिए किसके वेपर्स को यूज़ करते हैं? टर्बाइन के ब्लेड पर। देखिए, टर्बाइन आपकी इस तरीके से होगी। आप यहाँ पर ओशन थर्मल एनर्जी में क्या करेंगे? इन टर्बाइन के ब्लेड पर एक जो वेपर है जो हाई वेलोसिटी से इस पर स्ट्राइक करता है, इस तरीके से हाई वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करेगा इन टर्बाइंस पर, और फिर ये टर्बाइन घूमेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनेगी। तो वो कौन सा वेपर होता है? अमोनिया। कौन सा यहाँ पर आप यूज़ करेंगे? वेपर का, अमोनिया के वेपर का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें से आप किस सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं यूज्ड इन सोलर सेल? गैलियम बिल्कुल नहीं, कार्बन नॉन मेटल है, निक्रोम भी नहीं। यहाँ पर आएगा बोरोन, क्योंकि बोरोन आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर होता है, मेटलॉइड होता है, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसमें? सोलर सेल में। किसमें? सोलर सेल में आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, बोरोन का, सिलिकॉन का, जो मेटलॉइड होते हैं। जो मेटलॉइड होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बोरोन यहाँ पर आंसर आएगा। इन द होमोलॉगस सीरीज फाइंड द डिफरेंट वन। इस होमोलॉगस सीरीज में आपको डिफरेंट वन बताना है। प्रोपीन, इथीन, मीथीन या ब्यूटीन। तो मीथीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीथेन होता है, इसके इन और आइन नहीं होते, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ पर मीथेन होता है, ना कि मीथीन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मीथेन होता है CH4, पर यहाँ पर मीथीन नहीं होता, वो इथीन से ही शुरू होता है और इथाइन से ही शुरू होता है। जो आइन और इन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है इज नॉट ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट आपकी निकलती है, जिसमें हीट आपकी निकले, जिसमें हीट आपकी निकले। तो रेस्पिरेशन में तो आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आपकी इंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? इंडोथर्मिक। तो ये आपकी कौन सी नहीं है? ये आपकी एक्सोथर्मिक नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होती है? इंडोथर्मिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी होती है? इंडोथर्मिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। वॉशिंग सोडा आप ऑब्टेन करते हैं क्या? हीट करने से। बेकिंग सोडा। क्या हीट करने से? बेकिंग सोडा। देखिए जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तब आपका क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 तब बनता है आपका। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बेकिंग सोडा आएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें? शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को आप यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, एंटासिड के रूप में, या क्लींजिंग एजेंट के रूप में। तो क्लींजिंग एजेंट के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग में। ब्लीचिंग पाउडर का आप इस्तेमाल क्या करते हैं? कपड़े धोने में। धावन सोडा होता है ये, तो आप इसको कपड़े धोने में आप इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, क्लींजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर देखिए वैसे ब्लीचिंग आपके देखिए इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, कपड़े धोने के लिए आपका वॉशिंग पाउडर यूज़ होगा, वॉशिंग सोडा जिसे आप बोलते हैं, बट ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर क्लींजिंग एजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आयोनिक सब्सटेंस कुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके आयोनिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसी अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं? तो सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में देखिए आपके जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं आपको पहले उन्हें मोल्ट करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉलिड स्टेट में। क्या आएगा? सॉलिड स्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में आपके आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्वेश्चन देखिए क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी बाय द मेथड ऑफ। यानी जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से तो
कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं यहाँ पर मीडियम रिएक्टिविटी के लिए? मीडियम रिएक्टिविटी, यहाँ पर पढ़ लीजिए वर्ड मीडियम रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइसिस फाउंड इन नेटिव स्टेट, रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन, या ऑल ऑफ द अबव। तो कार्बन का उपयोग करके अगर आप देखिए कोई भी ऑक्साइड है, अगर ऑक्साइड आपने पहले बनाया क्या, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन द्वारा, तो आप उसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, इससे वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन। डैश इज नॉट अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं? सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, ये सब क्या हैं? ये सब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, जो कि मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑक्साइड मेटल और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डैश इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, इसमें से आप किसका उपयोग एक लुब्रिकेंट की तरह करते हैं? ग्रेफाइट का, डायमंड का, फ्लोरेसेंस का, या कार्बन टेट्राक्लोराइड का? तो इसका आंसर देखिए आपका क्या आएगा? इसका आंसर देखिए आपका आएगा ग्रेफाइट। क्या आंसर आएगा? ग्रेफाइट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? ग्रेफाइट यहाँ पर सही आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट, कैसा लुब्रिकेंट है? सॉलिड लुब्रिकेंट। आप बोलते हैं लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप वियर एंड टीयर कम करने के लिए। लुब्रिकेंट देखिए आप साइकिल की चेन में भी ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो कि साइकिल में फ्रिक्शन ना हो, वियर एंड टीयर ना हो, इसलिए आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन डैश बर्न, देखिए फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? आपने देखा होगा जो गैसियस आपका फ्यूल होता है वहाँ पर आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एलपीजी आप घरों में यूज़ करते हैं, एलपीजी फ्यूल, तो वो गैसियस स्टेट में आपकी बाहर आती है, तो वो एक फ्लेम की तरह जलती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके गैसियस सब्सटेंस। क्या आएगा? गैसियस सब्सटेंस यहाँ पर फ्लेम के रूप में जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है इथेनॉइक एसिड का। तो सबसे पहले आपको इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। अब आप इसका क्या कर दें, जो यहाँ पर इनका एटॉमिक यहाँ पर क्या है, मास है, वो लिख दे 12 + 3, हाइड्रोजन के 3, फिर 12, फिर 16 दूनी 32, 16 और 16 32 + 1, और ये कितना हो गया आपका? 12 और 12 आपकी 24 और 1 25, 25 और 3 आपका 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा आपका? 60 ग्राम पर मोल। आपको इनका मॉलिक्यूलर मास बताना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप उनको ऐड कर देंगे, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ईस्टर आर यूज्ड एज एन, जो एस्टर होते हैं उसका आप उपयोग करते हैं, किसके लिए आप एस्टर का उपयोग करते हैं? किसके लिए आप एस्टर का उपयोग करते हैं? ये आप हमें बताइए। आप एस्टर का उपयोग किस लिए करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, फ्लेवर लाने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, उसमें आप एस्टर का यूज़ करते हैं फ्लेवर लाने के लिए। क्या लाने के लिए? फ्लेवर लाने। यहाँ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैन कॉज डेथ इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसमें से क्या अगर छोटी सी क्वांटिटी में भी अगर आप ले लें तो डेथ हो सकती है? इथेनॉल, ईस्टर, मेथनॉल या विनेगर? तो यहाँ पर आएगा मेथनॉल, बहुत ही हानिकारक होता है। मेथनॉल बहुत ही हानिकारक होगा, इसको छोटी सी मात्रा में भी आप लेंगे तो आपकी डेथ यहाँ पर जो होगा डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेथनॉल आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? कितने ग्रुप होते हैं आपकी आवर्त सारणी में? 18 ग्रुप। और कितने पीरियड? 7 पीरियड। 18 और 7 वाला ऑप्शन आप कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सही चॉइस होगी, ये बिल्कुल सही चॉइस होगी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केमिस्ट्री के जितने मैंने आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए ये यूनिट का है टॉपिक। मेटल ऑक्यूपाई द डैश साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किस साइड पर आपके मेटल रहते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड पर। किस साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड पर आपके मेटल रहेंगे, यहाँ पे फिर आपके ट्रांजिस्टर मेटल होते हैं, और इस साइड आपके कौन से मेटल होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो इस साइड लेफ्ट साइड पर आपके मेटल ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मेटल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश विल शो सिमिलर केमिकल रिएक्शन टू मैग्नीशियम, इनमें से कौन सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाएगा मैग्नीशियम
जैसी। तो जो एक ग्रुप में होते हैं वो एक जैसे आपको बिहेवियर दिखाते हैं। तो क्या मैग्नीशियम और सोडियम एक ग्रुप में होते हैं? नहीं। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ग्रुप में होते हैं? नहीं। मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम एक ग्रुप में होते हैं, बिल्कुल। तो जैसा ही केमिकल बिहेवियर मैग्नीशियम दिखाएगा वैसा ही स्ट्रॉन्शियम भी दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आवर्त सारणी में एक ग्रुप में इसलिए बांटे हुए हैं क्योंकि उस ग्रुप के एलिमेंट सेम बिहेवियर दर्शाते हैं, इसलिए देखिए ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्शियम यहाँ पर इसका आंसर आया। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये सब क्या हैं? ये मेटलॉइड हैं जी। क्या हैं ये? आपके मेटलॉइड। सभी आपको देखिए पता होनी चाहिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेटलॉइड हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है? अगर आपने एंटीमनी वगैरह का नाम सुना भी नहीं है तो आप सिलिकॉन, बोरॉन से ही पहचान जाइए, मेटलॉइड है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3 COOH। CH3 COOH में कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप आसानी से बता सकते हैं। OOH आपने देखा, आपको पता चल गया कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आयनिक कंपाउंड का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। किसके कारण होगा? यहाँ पे ऑल ऑफ दिस मत लगा देना आप आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बल्कि जो कोवलेंट आपके कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, उनका आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी आपके मेल्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूनर कॉस्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ल्यूनर कॉस्टिक, एक बार आप पढ़िए। ल्यूनर कॉस्टिक किसका एग्जाम्पल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका एग्जाम्पल होगा? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूनर कॉस्टिक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में जो गैस कलेक्ट होती है एनोड पर और कैथोड पर, वो कौन सी होती है? तो आपको पता है एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ए है यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से समझिए एनोड। और जो कैथोड होता है आपका वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस तरीके से आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये आपका कैथोड है जो कि नेगेटिव है, जो आपका नेगेटिव है। तो देखिए जो आपका नेगेटिव एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो इसमें आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होगी? आपकी एनोड पर, क्योंकि O नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, तो ये पॉजिटिव पे जाएगी ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन, H+ होता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा आपका। तो देखिए एनोड पर, पहले पूछे एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पे जाएगा ऑक्सीजन। और आपके कैथोड पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर ये टॉपिक बताया मैंने आपको, इसके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। स्टूडेंट गलती कर देंगे, वो सोचेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में ऑक्सीजन डाल देंगे कैथोड में, और यहाँ पर आप पॉजिटिव में वो हाइड्रोजन डाल दें। ऐसा नहीं होता। देखिए जो आपकी गैसेज हैं वो कलेक्ट रिवर्स होंगी। जैसे एनोड आपका पॉजिटिव है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जाएगी, और कैथोड आपका नेगेटिव है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जाएगी। ये आप H2O में, ये सब H2O में हो रहा है। देखिए ये सब जो है H2O में हो रहा है। H2O में ऐसे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ही आपका H2O ही तो टूट रहा है, आपका H2O ही तो टूट रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर आपको बतानी है इसमें से कौन सी बैलेंस इक्वेशन है। इसमें से कौन सी बैलेंस इक्वेशन है ये आप बताइए। कार्बन 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर 2। क्या ये बैलेंस आपको इक्वेशन दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। कार्बन 1, कार्बन 1, बिल्कुल कार्बन 1 है दोनों साइड। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने? 4 हैं। 2 ये ऑक्सीजन, 2 ये ऑक्सीजन, कितने हो गए? 4। तो बी ऑप्शन मेरे को यहाँ पर देखिए सही लग रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये आप ध्यान दीजिए। अब एक बार सी भी आप चेक कर लिए। कैल्शियम 1, यहाँ पर कैल्शियम 2, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो ये भी बैलेंस नहीं। जो पहले से बैलेंस है वो आपको बतानी, तो बी ऑप्शन है आपका, जो पहले से ही आपकी बैलेंस है वो कौन सी? बी।
आपको बैलेंस नहीं करनी है, आपको बतानी कि बैलेंस कौन सी है। तो यहाँ पर बी जो है पहले से बैलेंस है, कार्बन एक है राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं, वहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। चलिए इसमें से कौन सा हैलोजन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन, इसमें से कौन हैलोजन नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हैलोजन है, पर क्रिप्टॉन ये आपकी नोबल गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, इसमें से कौन सी इनर्ट गैस है, नोबल गैस एक ही होती है, तो इसमें से कौन सी नहीं, हीलियम होती है, जेडॉन होती है, नियॉन होती है, कैल्शियम आपका मेटल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम। कैल्शियम ऐसे भी मेटल है, गैस तो है भी नहीं वैसे, तो कैल्शियम यहाँ पर इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको बतानी, तो वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ध्यान देना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसके आधार पर आपकी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो विभक्त की गई है, वो एटॉमिक नंबर के आधार पर विभक्त की गई है। किसके आधार पर की गई है, एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर यहाँ पर आपकी क्लासीफाई है, वो अकॉर्डिंग टू मास नंबर, यानी एटॉमिक मास के आधार पर आपकी मेंडलीव की टेबल है। और अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब, एटॉमिक मास की देखें तो मेंडलीव यहाँ पर आंसर आएगा मेंडलीव। और एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर आपकी किसके अनुसार बेस है, हेनरी मोजले की टेबल। जो हेनरी मोजले की टेबल है वो कौन सी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आता भी होगा, और जो 10th वाले होंगे उनको थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 19 है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 19 होगी। तो चौथा ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 20 दी है, तो पहला, दूसरा या तीसरा ही होगा बिल्कुल। अब मास नंबर दिया 39, तो आप मास नंबर में से जब आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, जो आएगी आपके पास 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 20। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन 19 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आनी चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 39 पूरा मास नंबर है, 20 आनी चाहिए। तो ए या बी में से आंसर है। अब यहाँ पर मेन, यहाँ पर जो दिक्कत करेगा वो आपको इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो वाई प्लस है, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन के बराबर ही आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है पहले से, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अगर 19 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे, और बी ऑप्शन सही होगा, ना कि ए। कई स्टूडेंट ए लगा देंगे, वो कहेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, 19 यहाँ पर 20, पर नहीं, यहाँ पर आपको इस प्लस साइन को समझना है कि प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है, आई होप आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, H प्लस जो सांद्रता होगी OH से ज़्यादा होगी, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो OH की जो सांद्रता है, OH नेगेटिव की सांद्रता अधिक होती है H प्लस आयन से, तो इसका भी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता अधिक होती है बेसिक सॉल्यूशन में, और एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की सांद्रता अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखने, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी डाउट है कि देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, या हम गलत तैयारी करवा रहे हैं, तो आप जहाँ मर्जी जाए वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा आपका इसी तरीके से, ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, इसी तरीके से एग्ज़ाम आएगा। हम लोगों ने देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, हमारे पास देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और ना केवल यहाँ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, 3 यहाँ स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उससे हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। और हम लोगों ने खुद एज अ रैंक होल्डर आपसे हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस तरीके का आपको एग्ज़ाम आएगा। तो अगर किसी को भी थोड़ी सी यहाँ पर अगर लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन तो देखिए हम आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके का पेपर नहीं आता है,
तो आप देखिए कहीं भी जाकर देखिए पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, ये मैं आपको बता दूं। पर अगर आपको देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का मैं आपको बता रहा एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जीप का पेपर घर के लिए नहीं मिलता है, वो वहीं पर जमा हो जाता है आपका पेपर। तो पेपर देखिए किसी के पास नहीं है, बस उससे ही पेपर पता है जो पेपर देकर आ रखे हैं, उन्हें पता है लेवल क्या है क्वेश्चंस का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क देखिए, मिल्क क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस रेड ही रहता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ए और बी गलत हैं दोनों, इसका सही चॉइस आएगी ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस रेड ही रहता है। ये ना कि आपका एसिड है और ना ही बेस है। क्यों मिल्क से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए बेस क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को, और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में करता है। ए आर बी इस तरीके से याद रखिए, ए बी आर यानी ये ब्लू को रेड में करता है एसिड, और बी आर बी यानी जो बेस है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पर आपको देखिए, पर जो मिल्क होता है वो ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देता है, रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, इसका आप सभी जवाब देंगे। ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको आपने हीट दी, ये बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, तुरंत इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए एक ए था आपका, ये दो में टूट गया, बी प्लस सी में टूट गया, इसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ए प्लस बी सी हो जाए, जो आप इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो आपकी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन, यानी दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके ऊपर वाले डिकम्पोजिशन और ये कॉम्बिनेशन। अपने आंसर भी मैच करते रहिए, अपना स्कोर भी ध्यान में रखिए। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीशियम में बदल रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। एल्यूमिनियम तो देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बल्कि मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है इसमें से कौन सी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी यहाँ पर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी इसमें कौन सा आएगा आपका, इसमें हीट, ये आपका जो सी ऑप्शन है ये तो आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। जैसे आप अगर चूने में पानी मिला दे तो वहाँ पर हीट निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसमें आप हीट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहिए, रेस्पिरेशन जैसे, तो इंडोथर्मिक इसका आंसर आएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वन एलिमेंट एम इज इन 13th ग्रुप, एक एलिमेंट है एम जो कि 13th ग्रुप में है, तो उसका जो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है इस फार्मूला फॉर ऑफ इट्स क्लोराइड, आपको इसके लिए क्लोराइड के लिए फार्मूला बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 13th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, जिनकी वैलेंसी होती है 3। 13th ग्रुप जो है इसमें वैलेंसी कितनी होगी, इसमें आपकी कितनी होगी वैलेंसी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। जैसे एल्यूमिनियम हो, यहाँ पर आपका देखिए कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, कौन सा, वो 13th ग्रुप में होता है बिल्कुल, और उसकी क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर अगर एम की यहाँ पर वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो MCl3 आंसर आएगा बिल्कुल वैलेंसी से। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, इसमें से कौन सा मेटलॉइड है, ये आप आसानी से बता सकते हैं, बोरॉन। तो यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे बोरॉन। द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ, जो आप आज जो पेरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, वो किसने दिया, हेनरी मोज़ले ने, मैंने अभी आपको बताया था। एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, देखिए ट्रिक का नियम किसने दिया था, ट्रिक का नियम किसने दिया था,
त्रिक का नियम दिया था डॉबर्नियर ने। सबसे पहले देखिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी वो डॉबर्नियर ने ही आपको ट्राइड्स दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे? ट्राइड्स दिए थे। 3 एलिमेंट दिए थे और इसमें से जो बीच वाला एलिमेंट होता था वो मीन होता था 2 फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का। ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉबर्नियर ने ट्राइड दिए थे आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे ऑक्टेव नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया ऑक्टेव नियम। मेंडलीव ने क्या दिया? मेंडलीव ने दिया आपको एटॉमिक मास के आधार पर आपको टेबल दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पदार्थ के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पदार्थ के जो कण होते हैं देखिए उनकी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बतानी है। हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पदार्थ के कण है ये, इनके बीच में फोर्स ऑफ, यानी देखिए 2 पार्टिकल है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होता है। इन वेरी टीनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बिल्कुल। हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में जगह होती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर आएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो कहीं स्टूडेंट यहाँ पर इतने होशियार होंगे वो 273 केल्विन यहाँ पर आंसर लगा देंगे। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि केल्विन में, अगर आप किस में देखें, केल्विन में, तो 0 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड आपके किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होगा। अगर यहाँ पर आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, तो 273 में आप 100 जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा? 373। तो 373 केल्विन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? 373 केल्विन, 373 केल्विन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर देखिए आप सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में, यानी आपकी बर्फ़ थी, पहले मानिए बर्फ़ थी सॉलिड, आपने इसको किस में बदल दिया? पानी में। तो बर्फ़ से पानी बनना क्या कहलाता है आपका? बर्फ़ से पानी बनना फ्यूज़न। क्या कहलाता है आपका? बर्फ़ से पानी बनना, मेल्टिंग या फ्यूज़न आप इसे कह सकते हैं। मेल्टिंग या फ्यूज़न आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। तो देखिए सब्लिमेशन तो क्या होता है? सब्लिमेशन आपका होता है सॉलिड से गैस। कंडेंसेशन क्या होगा? गैस से लिक्विड। और वेपराइजेशन क्या होगा? लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन यहाँ पर आएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से 100+ क्वेश्चन यहाँ पर भी हमने केमिस्ट्री के कवर कर दिए। तो देखिए जो हम यहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री के भी ख़त्म कर दिए हैं। ये आप ध्यान रखिए, 100+ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी ख़त्म हो गए हैं। केमिस्ट्री में ख़त्म हो गए, फिजिक्स में 100+ क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए हैं। कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। देखिए 100+ क्वेश्चन हमने फिजिक्स में भी ऐड कर दिए। अब हम जो है बायो के क्वेश्चंस करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। तो देखिए जो हम यहाँ पर कमिटमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा कर रहे हैं। तो आपको भी एक यहाँ पर विश्वास है त्रिशक्ति एकेडमी पर कि जो ये कमिटमेंट कर रहे हैं उसको ये पूरा कर रहे हैं और डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। देखिए हमारा उद्देश्य है आप डेली पढ़ें, अच्छा पढ़ें, डेली पढ़ें। तो उसके लिए देखिए हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक बिलीव रखना है कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। शेयर देखिए सबसे ज़्यादा आप करें शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस वीडियो से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले चैनल के बारे में। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप वीडियोज़ को शेयर करें। पॉलिटेक्निक में आपको देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद मिलेगी तो आपको हमारे चैनल से यहाँ पर मदद मिलेगी। जब आप कॉलेजेस में भी आएंगे तब भी आप अपनी सीनियर्स से यहाँ पर पता कर सकते हैं कि जो उन्होंने भी हमारे चैनल से ही यहाँ पर पढ़ा है, और आप जो पॉलिटेक्निक में जाएंगे उनको भी हम यहाँ पर पूरा गाइड कर रहे हैं। तो शेयर करें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को। और पेपर आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जाकर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर लाइक कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तभी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। इसके बाद बायो के क्वेश्चन हम लेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ जितना यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है उतना आपकी कहीं पर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ नए नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, रोज़ आपको प्रैक्टिस का यहाँ पर लाइव के दौरान मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर रोज़ आप बने रहिए, यही मैं आपसे जो है वो विनती करता हूँ। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर बने रहिए और एक बिलीफ आप रखिए कि जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा। सब हम आपको टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, कंटेंट
जो एक्सटेंशन लॉग हो गया, सेट हो गया, सब हमने आपको करा दिए। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।